देश भर में नवरात्र मनाया जा रहा है और इस बीच धर्म के नाम पर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक दंगा ब्रिगेड एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। कानपुर से जो खबर आई है उसके बाद यहां पर ज्यादा हंगामा होने लगा। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद शुरू हुआ था कानपुर से, जो अब धीरे धीरे पूरे देश में अलग अलग शहरों में फैलता जा रहा है। कल जुमे की नमाज के बाद बरेली और मऊ में जबरदस्त बवाल मचा। बरेली में जुमे की नमाज के बाद जुलूस निकाला गया और आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए गए। धार्मिक नारेबाजी हुई और जब योगी की पुलिस ने जुलूस में शामिल लोगों को रोकने की कोशिश की तो पत्थर चले, गोलियां तक चलाई गई। तौकीर रजा ने पोस्ट की और प्रोटेस्ट की कॉल दी, जिसके बाद नमाज के बाद कुछ लोग जुलूस निकालने लगे। अब योगी की पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। एक एक दंगाई का इलाज किया जा रहा है। बरेली में आखिर बवाल कैसे हुआ, जुलूस की प्लानिंग किसकी ओर से की गई और किसके इशारे पर पत्थर चलाए गए, यहां तक कि फायरिंग हुई, इसका डिटेल भी हम आपको देंगे। तो बरेली, मऊ और बीड़ की तस्वीर देख रहे हैं, जहां देश के अंदर कहीं ना कहीं एक बार फिर से बवाल मचाने की कोशिश हो रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। बरेली में इस बार बवाल के पीछे सीएम योगी ने सख्त कदम उठाया है। बरेली में हुए बवाल को लेकर सीएम योगी का पहला बयान सामने आया है। योगी ने कहा है कि मौलाना भूल गए थे कि किसका शासन है। उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि उन्हें अपनी 7 पीढ़ियां याद आ जाएंगी। ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। दंगाइयों को जो भाषा समझ में आएगी उन्हें उसी भाषा में समझाया जाएगा। आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। ये उत्तर प्रदेश वही है जो पहले बीमारू था। बीमारू था नहीं, बीमारू बना दिया गया था। बीमारू मानसिकता वालों ने इसको बीमारू बना दिया था। ये बीमारू मानसिकता वही है जो परिवारवाद और जातिवाद है, ये बीमारू मानसिकता है। और इसी बीमारू मानसिकता ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने दृश्य देखे होंगे कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। यह स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था। ये सुरक्षित करते हैं। हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था और हर माफिया को जिले के अंदर पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी थी। तो योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल क्लियर मैसेज है। सीधा उन्होंने कहा है कि जो बवाल करेगा वो बचेगा नहीं, इसलिए उपद्रवी बचे रहें। इस बीच बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस ने उपद्रवियों पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिंसा की प्लानिंग करीब 5 दिन से चल रही थी। उपद्रवियों और जुलूस के आयोजकों पर एनएसए लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं पर पुलिस तमाम लोगों के सीडीआर भी जांच कर रही है जो मौजूद थे या फिर जिनके इस प्लानिंग के पीछे होने की बात सामने आई है।
और सीएम योगी के आदेश के बाद बरेली में दंगा करने वालों पर पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है कि जहां पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को अज्ञात जगह पर शिफ्ट किया है और साथ ही साथ तौकीर रजा के साथ जो लोग मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तौकीर रजा को बरेली हिंसा को लेकर पूछताछ हो रही है और सूत्रों की माने तो पुलिस हिंसा के मामले में तौकीर रजा के रोल की भी जांच करेगी। अगर जांच में तौकीर रजा का रोल हिंसा में मिलता है तो पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। कल दंगे के दौरान मौलाना तौकीर रजा बरेली की एनक्लेव कॉलोनी में अपने दोस्त के घर पर रुके हुए थे। पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया था, लेकिन देर रात पुलिस ने तौकीर रजा को वहां से हटाकर किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया है। और बरेली में दंगा करने वालों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दंगा, सरकारी काम में बाधा डालना, पुलिस कर्मियों पर हमला करना इसी सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज की है। जिस जगह पर जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई उस इलाके में फोर्स की तैनात की गई है और साथ ही साथ फोर्स ने फ्लैग मार्च भी निकाला। लेकिन सवाल तो यह है कि मस्जिद के सामने अचानक हजारों की तादाद में भीड़ कहां से चली आई? पत्थरों को कहां से उन्होंने साथ जमा कर लिया? क्या इसके पीछे कोई पहले से साजिश की गई थी, षड्यंत्र रचा गया था? असल में इस हंगामे की शुरुआत इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के एक कॉल के बाद हुई थी। कानपुर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर वाले विवाद के बाद तौकीर रजा ने लोगों को नमाज के बाद इकट्ठा होने के लिए कहा था। हालांकि पुलिस एक हफ्ता पहले ही यह क्लियर कर चुकी थी कि पोस्टर को लेकर ना कोई मुकदमा हुआ है, ना ही कोई गिरफ्तारी की गई है, लेकिन फिर भी अफवाह फैलाई गई और लोगों को गुमराह किया गया। और बरेली जैसे बवाल की साजिश मऊ में भी रची गई। मऊ में भी जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के साथ जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस को रोका, हल्की झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। तो ये मऊ की तस्वीर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर बरेली जैसा ही माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। नमाज के बाद बड़ी तादाद में लोग निकले इसमें, जिसमें आपको छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। अब इनके हाथों में आप पोस्टर और बैनर देख रहे हैं और पहले प्रशासन ने कहा था कि किसी भी तरह के जुलूस की इजाजत नहीं है और उसके बाद जब पुलिस ने इन्हें रोका तो पुलिस के साथ झड़प हो गई। वहीं इस पूरे मामले में मऊ के एसपी का कहना है कि पुलिस की तरफ से जुलूस में शामिल लोगों पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया है। पुलिस की टीम को देखते ही लोग खुद ही मौके से भाग निकले। तो मऊ की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर नमाज के बाद लोग निकले थे और पुलिस का यह कहना है कि कोई भी बल प्रयोग नहीं किया गया। पुलिस को जब देखा लोगों ने तो वापस वो लौट गए। कुछ बच्चे नाबालिग और कुछ बालिग भी थे। ये अचानक आई लव मोहम्मद प्लकार्ड लेके बाहर निकल के आ गए थे। जैसा पुलिस पहुंचा वो लोग वहां से भाग के चले गए थे और कुछ मीडिया के द्वारा लाठीचार्ज का चलाया जा रहा है। ये गलत है एकदम। ऐसा लाठीचार्ज मऊ पुलिस के द्वारा किया नहीं था। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां बीड़ में भी आई लव मोहम्मद पोस्टर के मामले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच से सीएम योगी को धमकी देने के लिए मौलाना पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोपी मौलाना का नाम है हाफिज अशफाक शेख। 23 सितंबर को मंच से सीएम योगी को दफनाने की धमकी दी थी इन्होंने। पुलिस की अलग अलग टीम मौलाना की गिरफ्तारी के लिए अब दबिश दे रही है। को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूं कि अगर तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने उसे को चैलेंज करता हूं कि तुम मजले गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। तो सीधा रुक करते हैं बीड़ का, जहां पर मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, ये मौलाना कौन है? आखिरकार क्या ये जलसा था जहां पर इस तरह का बयान दिया गया और पुलिस को अब तक क्या कोई लीड मिल पाया है इस मौलाना के बारे में? देखिए, बीड़ जिले में मजलगांव नाम का तहसील है और वहां अंबेडकर चौक नाम की एक जगह है, जिस जगह 23 तारीख को सुबह 11 बजे ये विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने वाले का नाम रफीक तांबोली और इसी दौरान
कई सारे बयान दिए गए और अशफाक शेख नाम का एक शख्स जो पास के ही पाथुर्डी नाम के इलाके में रहता है वो भी यहां पर आया था, उसने ये भड़काऊ बयान दिया था। और इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस विरोध प्रदर्शन के आयोजक तांबोली और अशफाक दोनों को ही गिरफ्तार किया गया, बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन उनके खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था वो धाराएं जमानती थी, इसीलिए उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। लेकिन जांच में पुलिस का कहना है कि आरोपी से जब पूछताछ की गई कि आखिर उसने भड़काऊ बयान क्यों दिया, तब आरोपी की तरफ से दलील दी जा रही है कि वो भावनाओं में आकर आहत होकर उसने बयान दिया था। लेकिन पुलिस इसके पीछे क्या कोई साजिश का एंगल है यह भी तलाश कर रही है, क्योंकि इस तरह से सिटिंग सीएम के खिलाफ इस तरह का बयान देना, जिंदा दफन करने की धमकी देना, ये बेहद अपने आप में सीरियस मामला है। और यही वजह की पुलिस का कहना है कि वो तमाम वीडियोस की जांच कर रही है, यह पता लगाया जा सके कि क्या और भी कुछ भड़काऊ बयान दिए गए थे। दूसरा और सबसे अहम, क्या साजिश के तहत इस पूरे विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, क्योंकि जब हम यहाँ स्पॉट पर पहुंचे, लोगों से बातचीत करें तो उनका कहना है कि एक दिन पहले ही तमाम लोगों को इस विरोध प्रदर्शन की जानकारी दी गई थी। पुलिस से इस विरोध प्रदर्शन की जो इजाजत ली गई थी वहां बाकायदा हलफनामा दिया गया था कि कोई भी भड़काऊ बयान ऐसा नहीं दिया जाएगा जिससे समाज के 2 तबकों में दूरियां पैदा हो सके, दुश्मनी पैदा हो सके। लेकिन इन सब के बावजूद भड़काऊ बयान दिए गए, जिंदा दफन करने की धमकी दी गई। जी, जो जैसा कि हमें दिनेश ने बताया कि इस वक्त जो भीड़ है वहां पर तो शांति बनी हुई है, लेकिन एक दिन पहले ही लोगों को यहां पर आने के लिए कह दिया गया था और लोगों को पहले से ही पता था कि यहां पर किसी भी तरह की इस तरह की घटना हो सकती है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को हलफनामा दिया कि कोई भी भड़काऊ बयान नहीं दिया जाएगा, लेकिन देखिए मौलाना साहब ने इसी मंच का इस्तेमाल करके लोगों को भड़काने की कोशिश की थी। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बिहार दौरे पर हैं और बिहार दौरे का आज उनका यह दूसरा दिन और आखिरी दिन भी है। अमित शाह आज समस्तीपुर के सरियागंज के अररिया के फारबिसगंज और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहेंगे और उनके बीच संवाद करेंगे। आज सबसे पहले अमित शाह समस्तीपुर के सराय रंजन इलाके में जाएंगे और उसके बाद दरभंगा के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके फीडबैक लेंगे, उन्हें जीत का मंत्र देंगे और इसके बाद शाह अररिया के फारबिसगंज जाएंगे जहां पर भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच संवाद करेंगे। तो कुल मिलाकर वो 2 बड़े इलाकों को आज साधेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इससे पहले कल अमित शाह ने पटना में बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी बैठक की थी, जिसमें विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया था। आपको बता दें कि अमित शाह बिहार के एक सीट का खुद फीडबैक ले रहे हैं। आज कुल 64 सीटों का फीडबैक लेंगे और पहले सराय रंजन में समस्तीपुर की 10 सीट, दरभंगा की 10 सीट और मुजफ्फरपुर की 11 सीट, सीतामढ़ी की 8 सीट, शिवहर की 1 सीट और इसके बाद फारबिसगंज में अररिया की 6 सीट, सहरसा की 4 सीट, पूर्णिया की 7 सीट और भागलपुर की 7 सीट है, जिसके बारे में फीडबैक लेंगे। कार्यक्रम सराय रंजन में है और सराय रंजन के बाद फिर फारबिसगंज में है, जहां पर कि उनका सीमावर्ती क्षेत्र कोसी और भागलपुर और इधर जो है पूरा दरभंगा प्रमंडल, मिथिला और मुजफ्फरपुर यानी तिरहुत प्रमंडल का बैठक लिया जाएगा कि 24 एवं 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्क्रीनिंग करने का काम किया। जिस सीट पर हम चुनाव लड़ते हैं और हमारे जो सिटिंग विधायक हैं उन सब चीजों पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया है और वो रिपोर्ट हम अब हमारे चुनाव प्रभारी और हमारे संगठन महामंत्री जी को सौंपेंगे। और हैदराबाद वाले भाईजान आजकल बिहार के सीमांचल में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा का आज चौथा और आखिरी दिन है। ओवैसी आज 4 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। किशनगंज, डांगरा, बलरामपुर, बरसोई और बिगोर में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव से पहले ओवैसी ने एक सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर दिया है। एआईएमआईएम ने सीमांचल की बैसी विधानसभा सीट से गुलाम सरवर को अपना उम्मीदवार बनाया है। ओवैसी की पार्टी ने पिछली बार सीमांचल की 24 में से 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 5 पर जीत भी हासिल की थी, लेकिन बाद में एमआईएम के 4 विधायक लालू और तेजस्वी की पार्टी यानी कि आरजेडी में शामिल हो गए। ओवैसी का कहना है कि इसके बावजूद अपमान का घूंट पीकर वो आरजेडी से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए चिट्ठी भी लिखे हैं ताकि कोई उन पर वोट काटने का आरोप ना लगा सके। ये बिहार के जो अपॉलिटिकल कई लोग हैं जो ये गलतफहमी का शिकार थे कि असदुद्दीन ओवैसी अलायंस नहीं चाहता है,
पर्सनली मुझ पर एलिगेशन लगाया गया। तो हमने अख्तर भाई से कहा कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो आप उनसे ही लिखवा लीजिए, क्या लिख कर देना। तो बोले कि आप लेटर लिख दीजिए। तो ठीक है, लिखते हैं लालू जी को। फिर उसके बाद लेटर लिख दिए। फिर बाद में उनके फर्जन ने कहा कि हमको नहीं मिला। हमको ताज्जुब हुआ क्योंकि पार्टी के फाउंडर वो हैं। उन्होंने कहा ठीक है, उनको भी लिख दीजिए। तो लिख दिया। तो ये तो मैसेज जा चुका है कि जो हम पे इल्जाम लगाते थे कि हम अलायंस नहीं चाहते या बातचीत नहीं करते, तो हमने कर दिया है। अब इनके ऊपर है मुनस्सिर, वो अपनी पार्टी का फैसला वो लेंगे, हम अपनी पार्टी का फैसला हम लेंगे। और चुनाव से पहले तेजस्वी फैमिली के झगड़े से उबर नहीं पा रही है परिवार। अब बड़ी बहन रोहिणी आचार्य नाराज है। रोहिणी आचार्य बार बार अपने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट कर जाने की और साथ ही उनकी जान बचाने की बात कह रही हैं। रोहिणी तेजस्वी के करीबी संजय यादव को भी टारगेट कर चुकी हैं। तेजस्वी यादव ने अब अपनी बड़ी बहन रोहिणी पर बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि रोहिणी उनकी बड़ी बहन है, उन्होंने उनका पाला है, पोसा है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे कि पार्टी को नुकसान हो। तेजस्वी ने कहा है कि रोहिणी आचार्य ने कभी टिकट नहीं मांगा है, वो हमेशा परिवार के साथ खड़ी रही हैं। रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने किडनी दी। जो लोग भी हमारे बहनों पे उंगली उठा रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है, ये ठीक बात नहीं है। किसी की भी बहन पर, माँ पर जो है इस तरह का लांछन जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, कभी भी रोहिणी दी की इच्छा अपने स्वार्थ में नहीं रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है और शुरू से ही हमारा साथ दिया है, हमारे साथ रही है और हमको आगे बढ़ाने में जो कर सकती हैं वो उन्होंने किया है। ना टिकट पाना, ना टिकट किसी को दिलवाना, ना कोई पद पाना, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ऐसी कभी भी उनकी इच्छा नहीं थी।